क्या आप जानते हैं जो इंसान कानून से डायरेक्टली जुड़ा हो, संबंध रखता हो, जिसने कई सारे केसेस में काम किए हैं, ना जाने कितने क्रिमिनल्स को देखे हैं, अगर वही इंसान अपनी वर्दी को साइड करके कानून अपने हाथ में ले ले तब वो एक भयानक क्राइम करने के लिए किस तरह की प्लानिंग कर सकता है। जब इंसान के ऊपर प्रेम और लालच का भूत हद से ज्यादा सवार होने लगता है तो उसका अंत निश्चित है। क्या हो अगर कानून की रक्षा करने वाला रक्षक उसका भक्षक बन जाए। नमस्कार दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। आज हम बात करने वाले हैं वर्षा पटेल केस के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है झारखंड के अंतर्गत आने वाले जमशेदपुर शहर से। यहीं पर टेल्को नाम की जगह है जहां पर तार कंपनी इलाका पड़ता है। 17 नवंबर 2021 की तारीख थी। सुबह सुबह का समय था। तार कंपनी इलाके के कुछ बच्चे वहीं एक तालाब के पास अपना खेलने कूदने के लिए गए थे। यहाँ पर घर वगैरह कम और पेड़ पौधे झाड़ी वगैरह ज्यादा हैं। थोड़ा सुनसान एरिया है, सन्नाटा रहता है। बच्चों ने खेलने के दौरान देखा कि तालाब के अंदर ही उसके किनारे पर एक प्लास्टिक की बोरी पड़ी है। ऐसा लगा कि उसमें कोई बड़ा सामान किसी ने फेंका है। बच्चे पास जाकर उसे देखते हैं। जब इन्होंने वो बोरी देखी तो इनकी हालत खराब हो गई। फौरन इन्होंने वहीं रोड पर साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों और कुछ राहगीरों को ये बात बताई। वो लोग भी आकर बोरी को देखते हैं। ये लोग भी डर गए क्योंकि बोरी के अंदर से 2 उंगलियां बाहर झांक रही थीं। इससे लगा कि अंदर कोई मानव शरीर है। तुरंत लोगों ने कॉल करके पुलिस को सूचना दी। चंद मिनटों में टेल्को पुलिस स्टेशन से एक टीम मौके पर पहुंचती है। बोरे को बाहर निकाला जाता है। वो बोरा काफी भारी भरकम था। बोरे के अंदर तालाब का पानी भी भर चुका था। खैर, इसको खोला जाता है। जैसे ही वो बोरा खुला उसके अंदर से एक शव बाहर निकलता है। ये देखकर पुलिस भी सन्न रह गई। वो शव किसी महिला की लग रही थी। उसको पहचान नहीं सकते थे क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही थी। ऊपर से पानी में रहने की वजह से ये फूल भी गई थी। महिला बिल्कुल सजी धजी, अच्छे खासे कपड़े वगैरह पहन रखे थे। कुछ गहने भी पहने हुए थे। देखने से लगा कि महिला किसी ठीक ठाक घर से रही होंगी। इसके बाद शव को जमशेदपुर के MGM हॉस्पिटल भेज दिया गया पोस्टमार्टम करने के लिए। वैसे इस तरह की वारदात इलाके में ना के बराबर होती थी। ऊपर से ये इंटरनेट का जमाना है। इस शव की खबर लोगों में तेजी से फैलने लगी, न्यूज वगैरह में आने लगी। शहर के SP भी इस केस पर नजर रखने लगे। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम का गठन किया गया। इसके बाद तफ्तीश शुरू होती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लड़की के सर पर चोटों के निशान और गले पर कुछ और निशान पाए गए। लगा कि सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया होगा या फिर दीवार से महिला टकराई हो। उसके बाद गला दबा दिया गया। लड़की का चेहरा तो पहचानने लायक था नहीं क्योंकि वो पानी में रहकर फूल चुका था। ऊपर से डिकम्पोज भी हो रहा था। ऐसे लगा कि शव 4 से 5 दिन तालाब में रहा होगा। महिला की उम्र का अंदाजा लगाते हुए बताया गया कि 28 से 32 साल के बीच रही होंगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद सबसे पहले तो पुलिस अपने आसपास के पुलिस थानों में इसकी सूचना भेजती है कि तार कंपनी के एक तालाब से 28-32 साल की महिला का शव बरामद हुआ है। अगर कोई किसी का मिसिंग कंप्लेंट लिखाने के लिए आए या फिर किसी ने कंप्लेंट पहले से लिखाई हो तो हमें बताइए। लेकिन जमशेदपुर के किसी भी पुलिस स्टेशन में ऑफिशियल कंप्लेंट नहीं लिखाई गई थी। शव 4 से 5 दिन पुराना था। किसी के घर से कोई ना कोई गायब हुआ ही होगा, लेकिन किसी ने भी मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखाई थी। लगा कि ये शव कहीं जमशेदपुर के बाहर से तो लाकर नहीं फेंका गया है। अगर ऐसा हुआ तो एक बड़े पैमाने पर छानबीन शुरू करनी पड़ेगी। पुलिस ने अपने खबरियों और मुखबिरों को भी काम पर लगा दिया। लगातार महिला की पहचान जानने की कोशिश हो रही थी। पुलिस के पास तो शव का चेहरा भी नहीं था। जमशेदपुर में ही बिष्टुपुर नाम का इलाका पड़ता है। यहीं पर साउथ पार्क करके एक पॉश एरिया है। जानकारी मिली कि साउथ पार्क में रहने वाली एक लड़की कई दिनों से दिख नहीं रही है। पुलिस ने इस बारे में बिष्टुपुर पुलिस से बात की, लेकिन कोई भी ऑफिशियल कंप्लेंट घर वालों द्वारा नहीं लिखाई गई थी। ऐसे ही डायरेक्टली पुलिस लड़की के घर जाकर बात नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं लिखाई थी। जब तक कंप्लेंट ना हो कि लड़की गायब है, किडनैप हुई है, घर छोड़कर चली गई, लापता है, तब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती। क्या पता कि घर वाले जानते हो कि लड़की कहाँ पे है, सही सलामत है कि नहीं। फिर भी पुलिस ने उस लड़की के बारे में जानकारी जुटानी शुरू कर दी। लड़की का नाम सामने आया, वर्षा उर्फ त्रिशा पटेल। वर्षा को 13 नवंबर से किसी ने भी नहीं देखा था। 17 नवंबर को तो किसी महिला का शव मिला था। उसके बाद अब कुछ दिन और गुजर गए, यानी वर्षा को घर से गए 1 हफ्ता से ऊपर हो गया। लेकिन घर वालों को लड़की की फिक्र क्यों नहीं है। पुलिस के मन में इस बात को लेकर कुछ खटक रहा था। वैसे शव के पास से पुलिस को उसके कपड़े और कुछ गहने बरामद हुए थे। शव भी पोस्टमार्टम के बाद हॉस्पिटल के शव घर में रखा हुआ था। इधर एक लड़की वर्षा भी गायब है। वर्षा के आस पड़ोस के लोगों से बात करके ऐसा भी नहीं लगा कि वो कई दिनों के लिए बाहर जाने वाली हो। इसके बाद खुद ही पुलिस वर्षा के घर पर जाती है। घर वालों से पूछा गया कि वर्षा कहाँ पे है। घर वालों की तरफ से जवाब आया कि वो 12 नवंबर की रात में कहीं गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। इस पर पुलिस ने सवाल किया कि आपने पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई। घर वालों के अनुसार ये कोई अजीब बात या चिंता की बात नहीं थी। वर्षा अक्सर बाहर ही रहती थी, अपने दोस्तों के साथ घूमती थी, समय बिताती थी। कभी वो बता कर जाती तो कभी बिना बताए चली जाती थी। 12 नवंबर को जब वर्षा गई तो देर रात में घर वालों ने उसका फोन ट्राई किया, लेकिन लगा नहीं। इससे भी घर वालों को कोई फिक्र नहीं हुई क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका था। वो 4 से 5 दिन या हफ्ते भर में घर आ जाती थी। ये सब सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई।
वैसे वर्षा एक ब्यूटिशियन थी और यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। थोड़ी और बातचीत करने के बाद पुलिस ने आगे घर वालों से कहा कि हमें 17 नवंबर को एक महिला का शव बरामद हुआ है, आप एक बार चलकर उस शव को देख लीजिए, उसकी पहचान कीजिए। पुलिस की बातें सुनकर घर में सन्नाटा छा गया कि ये क्या बोल रहे हैं, ऐसे कैसे ये लोग हॉस्पिटल चले जाएं। घर वालों के अनुसार वर्षा आम दिनों की तरह नॉर्मली दोस्तों से मिलने गई होगी, ऐसा कुछ लड़ाई झगड़ा भी उनसे नहीं हुआ था कि गुस्से में चली जाए। खैर, पुलिस के जोर देने पर वर्षा के घर वाले एमजीएम हॉस्पिटल जाते हैं। इन्हें शव दिखाया जाता है। महिला का चेहरा बिल्कुल भी पहचानने लायक नहीं था। फिर पुलिस ने शव के पास से मिले कपड़े और कुछ गहने घर वालों को दिखाए। इन चीजों से वर्षा की बहन शव को पहचान जाती है। ये शव सच में वर्षा पटेल का ही था। अब घर में सबका रोना पीटना शुरू हो गया। शव की पहचान करने के बाद घर वालों को इसे सौंप दिया जाता है। अब तो शव की पहचान हो गई, आगे कातिल के बारे में पता करना था। घर वालों से यह भी पता चला कि कुछ साल पहले वर्षा की विशाल मेहता नाम के एक आदमी से शादी हुई थी। झारखंड के कदमा में वर्षा का ससुराल था। शादी के कुछ वक्त बाद विशाल और वर्षा में कुछ मतभेद होने लगे, लड़ाई झगड़े होने लगे, जिसके बाद वर्षा अपने मायके चली जाती है और यहीं पर रहने लगी। विशाल मेहता वर्षा को डाइवोर्स देना चाहता था क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया था और वो उससे शादी करता। आगे वो वर्षा को डाइवोर्स दिए बिना दूसरी लड़की से शादी कर लेता है, जो कि गैर कानूनी था। इससे पुलिस के मन में विशाल मेहता को लेकर शक पैदा होने लगता है, कहीं यही वर्षा के कत्ल के पीछे तो नहीं, क्योंकि ये उसे डाइवोर्स देना चाहता था लेकिन वर्षा ने अभी तक तलाक दिया नहीं। हो सकता है कि कानून से बचने के लिए उसने पहली बीवी को रास्ते से हटाने का फैसला किया हो। पुलिस वर्षा के घर वालों से विशाल मेहता के बारे में पूछती है। अपने मुखबिरों को लगाकर विशाल के बारे में सारी डिटेल्स पता की, जैसे कि वो क्या करता है, वर्षा के गुमशुदगी वाले दिन वो कहाँ पे था, उसकी कॉल डिटेल से लेकर लोकेशन वगैरह सब कुछ निकाला गया। आगे उसको शक के आधार पर उठाकर पूछताछ भी करते हैं। इसने जो भी बयान पुलिस को दिए उससे ऐसा नहीं लगा कि ये वर्षा की गुमशुदगी के पीछे होगा। इसकी लोकेशन वगैरह भी मैच नहीं कर रही थी। आगे इसको छोड़ दिया जाता है। अब पुलिस के हाथ फिर से खाली। पुलिस ने वर्षा के बारे में और पता किया, जैसे कि वो कहाँ कहाँ पर जाती थी, किसके साथ रहती थी, कहाँ पे काम करती थी, 12 नवंबर को घर से कितने बजे गई। वर्षा रात में 8:30 बजे के आसपास घर से निकली थी बिना बताए। पहले तो घर वालों को लगा कि वो लौट आएगी, लेकिन वो लौटी नहीं। उसका फोन भी बंद हो चुका था। फोन की बात आते ही वर्षा की सारी कॉल डिटेल्स वगैरह निकाली गई। आखिर वर्षा ने घर से निकलने से पहले किन लोगों से बातें की थी, इसके फोन में कौन कौन से लोगों का नंबर सेव है, किनसे ये अक्सर बात करती है। इन सभी चीजों का पता करते करते ये मिला कि वर्षा पिछले कुछ महीनों से 2 लोगों से बहुत बात कर रही है। वैसे वर्षा के कई सारे मेल फ्रेंड्स थे, लेकिन केवल 2 लोगों से बहुत बात हो रही थी। पहला दोस्त था जिमी नाम का एक आदमी। कुछ न्यूज रिपोर्ट्स के अनुसार जिमी बिष्टुपुर थाने में निजी जीप चालक था और ये पहले वर्षा के कॉलेज में भी पढ़ चुका था। इस वजह से कॉलेज के टाइम से ही दोनों में दोस्ती थी। वर्षा के घर वाले भी इस लड़के को जानते थे। वर्षा का इस लड़के से करीबी रिश्ता था। दोनों अक्सर मिलते रहते थे, फोन पर बातें करते थे। जिमी घर पर भी आता था। अब पुलिस ने इस जिमी नाम के लड़के को उठाकर पूछताछ की। इसकी सारी कॉल डिटेल्स और लोकेशन वगैरह निकाली गई। जिमी के अनुसार ये वर्षा के घर से बाहर जाने वाले दिन उससे मिला ही नहीं था और एक बार हालचाल के लिए दोपहर में कॉल किया था, उसके बाद बात नहीं हुई। इसके फोन से मिली सारी डिटेल्स भी इसके बयान को साबित कर रही थी। दोपहर में इसकी वर्षा से बात हुई थी, लेकिन इसकी लोकेशन वर्षा के लोकेशन से मैच नहीं हो रही थी। ये कहीं और था और वर्षा कहीं और। ऊपर से जिमी ने अगर वर्षा का कत्ल किया भी होगा तो क्यों करेगा। दोनों अच्छे दोस्त थे और जिमी शादीशुदा भी था और कत्ल का मोटिव भी नहीं मिला। वैसे वो वर्षा के पति विशाल के कत्ल करने का मोटिव तो समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ जिमी का नहीं। जिमी के अलावा वर्षा का एक और आदमी से दिन में कई बार घंटों घंटों फोन पर बात होती थी। उस दूसरे दोस्त का नाम था धर्मेंद्र कुमार सिंह। पुलिस इसके बारे में भी पता करती है। पता चला कि धर्मेंद्र एक पुलिस वाला है और साकची पुलिस स्टेशन में इसकी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के तौर पर ड्यूटी लगी है। वैसे इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। पुलिस वालों की भी नॉर्मल लाइफ होती है, दोस्त होते हैं, परिवार होते हैं। अब टेल्को पुलिस स्टेशन से एक टीम पहुंची साकची पुलिस स्टेशन। धर्मेंद्र के बारे में जानकारी जुटानी थी। यहाँ पता चला कि धर्मेंद्र सिंह 14 नवंबर से छुट्टी पर है और अपने गांव गया हुआ है। 12 नवंबर की रात से वर्षा को किसी ने भी देखा नहीं था। घर वालों के अनुसार जब बेटे को घर आने में देर रात होने लगी तो इन्होंने पुलिस में जाकर बात की। पहले एएसआई धर्मेंद्र बिष्टुपुर थाने में पोस्टेड था, जिसके एरिया में वर्षा का घर भी आता था। सभी लोग जानते थे कि धर्मेंद्र और वर्षा दोनों बहुत करीबी दोस्त थे। वर्षा के घर वाले भी धर्मेंद्र को पसंद करते थे। तो 12 नवंबर को वर्षा के बाहर निकलने के बाद घर वालों ने पुलिस से बात की, कहीं वर्षा को देखा है। कुछ पड़ोसियों और चश्मदीदों के अनुसार उन्होंने एएसआई धर्मेंद्र के साथ वर्षा को बाइक से कहीं जाते हुए देखा था। अभी भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई गई थी। घर वाले इसके बाद धर्मेंद्र को कॉल करके पूछते हैं। उसने कहा कि वर्षा कुछ समय के बाद चली गई थी और ये अपने आवास पे है, रूम पे है। इसके बाद घर वालों को लगा कि वो किसी और दोस्त के यहाँ चली गई हो, कोई काम वगैरह हो।
ये सारी चीजें पता चलते ही पुलिस ने धर्मेंद्र की भी सारी कॉल डिटेल्स और लोकेशन निकाली। सबसे आखिरी बार धर्मेंद्र की वर्षा से फोन पर बात हुई थी और दोनों की लोकेशन भी 12 नवंबर की रात में सेम थी। फिर 10:30 तक वर्षा की लोकेशन गायब हो जाती है। गायब होने से ठीक पहले दोनों की लोकेशन एक ही जगह थी। आगे बात आई कि कहीं धर्मेंद्र ही इस कत्ल के पीछे तो नहीं। 12 नवंबर तक वर्षा का कत्ल किया, फिर 14 नवंबर तक छुट्टी लेकर भाग गया। देखते हैं कि धर्मेंद्र ने छुट्टी कब और किस लिए ली। पता चला किसने तो 12 नवंबर की तारीख से कई दिन पहले ही छुट्टी की अर्जी लगाई थी। वर्षा का गायब होना और धर्मेंद्र का गुमशुदगी के बाद गांव चले जाना इत्तेफाक भी हो सकता है। पुलिस ने धर्मेंद्र को कॉल लगाया, इससे बात की गई। इसने कहा कि हाँ, वर्षा की इससे बहुत अच्छी दोस्ती है, पर यह 12 नवंबर की रात में वर्षा के साथ नहीं था। ये ऐसे कॉन्फिडेंस से बोल रहा था जैसे ये सच में कुछ नहीं जानता। घर वालों के अनुसार वर्षा को धर्मेंद्र के साथ बाइक पर बैठकर जाते हुए देखा गया था। फोन की सारी डिटेल्स भी धर्मेंद्र की ओर इशारे कर रही थी, लेकिन यहाँ पर धर्मेंद्र का कहना है कि वर्षा इसके साथ नहीं थी। इसके बाद पुलिस का शक सीधे ही धर्मेंद्र पर आ जाता है। अगली सुबह पुलिस की एक टीम बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में आने वाले एक गांव में पहुंची। वहां से धर्मेंद्र को शक के आधार पर उठाकर टेल्को पुलिस स्टेशन जमशेदपुर लाते हैं। पुलिस को पता था कि हमारे सारे तौर तरीके जानता है, सारे प्रोसीजर पता है, ये जरूर पुलिस को घुमाएगा। इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने पहले ही सारे मिले टेक्निकल एविडेंसेस, जिसमें कॉल डिटेल्स से लेकर लोकेशन हिस्ट्री वगैरह थी, और कुछ चश्मदीद लोगों के बयान सामने रख दिए जिन्होंने वर्षा को धर्मेंद्र के साथ बाइक पर जाते हुए देखा था। ये सब कुछ देख और सुनकर धर्मेंद्र को लगा कि अब बचना मुश्किल है। फिर इसने स्वीकार किया कि वर्षा का कत्ल इसने ही किया है, लेकिन आगे इसके मोटिव को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। वर्षा की बहन का स्टेटमेंट भी केस में उलझन पैदा करने वाला था। खैर, पहले तो धर्मेंद्र कत्ल की सारी कहानी सुनाता है, कैसे कैसे इसने घटना को अंजाम दिया। 12 नवंबर की शाम में धर्मेंद्र अपनी बाइक से वर्षा को लेने के लिए उसके घर गया। उस वक्त वर्षा अपने घर पर नहीं थी। इसने वर्षा को कॉल करके जल्दी घर आने को बोला। 8 बजे के आसपास वर्षा घर आती है। 8:30 बजे ये धर्मेंद्र की बाइक पर बैठकर निकल पड़ी। ये लोग सीधे धर्मेंद्र के सरकारी आवास पर जाते हैं। वहीं दोनों में थोड़ी बहस होती है, कहा सुनी होती है। फिर धर्मेंद्र जोर से वर्षा को धक्का देता है, जिसके बाद ये दीवार से जाकर टकरा गई। फिर ये नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में धर्मेंद्र ने उसका गला दबाया। जब तसल्ली हुई कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, फिर उसने एक प्लास्टिक के बोरे में उसको पैक किया, नायलॉन के धागे से बोरे को सिल दिया। इसने बताया कि कत्ल की प्लानिंग इसने पहले से कर रखी थी, तभी वो प्लास्टिक की बोरियां खरीद कर घर में लाकर रखा था। चूंकि ये पुलिस वाला था तो जानता था कि रात में पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, ड्यूटी करते हैं। इसने एक एक करके अपने सभी स्टाफ से पूछा कि आज तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पे है। वैसे ये नॉर्मल बात थी, ये पुलिस में एएसआई था। इसके अंडर में भी कई सारे पुलिस वाले आते थे। अक्सर जानकारी के लिए आपस में बात हो जाती थी कि आज किसकी ड्यूटी कहाँ पर है। ऐसा ही कुछ धर्मेंद्र भी करता है। सबसे बात करके लगा कि तार कंपनी के पास किसी की भी ड्यूटी नहीं है। इसने फैसला किया कि ये शव को तार कंपनी के पास वाले तालाब में फेंकेगा। इसको सारी जगहें पहले से पता थी। अब ये थोड़ी और रात होने का वेट करने लगा। शव ठिकाने लगाने से पहले ये एक और काम करता है। फिर इसने अपनी बाइक निकाली, बोरे को अपने आगे रखा और चल दिया। तार कंपनी के तालाब में ये बोरे को धीरे से फेंक देता है। अगर ये जोर से फेंकता तो शोर होता, कोई उठ सकता था। इसके बाद ये अपने घर आ जाता है। फिर 13 नवंबर को ये अपनी ड्यूटी करता है और 14 नवंबर को छुट्टी लेकर घर चला गया। आखिर इसने वर्षा का कत्ल क्यों किया, और वो भी प्लानिंग करके। एक्सीडेंटली होता तो समझ आ सकता था, लेकिन वर्षा तो इसकी अच्छी दोस्त थी। फिर इसने ऐसा क्यों किया? धर्मेंद्र ने इसकी भी कहानी सुनाई। इसने बताया कि पहले ये बिष्टुपुर थाने में पोस्टेड था, जहाँ पे जिमी जीप चलाता था। उन दिनों वर्षा अपने पति से लड़ झगड़ कर मायके आई हुई थी। जिमी से वर्षा का मिलना जुलना था और धर्मेंद्र जिमी को जानता था। फिर एक दिन मार्केट में इसके जरिए वर्षा से मुलाकात हुई। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। कहीं ना कहीं धर्मेंद्र वर्षा को पसंद करने लगा, वर्षा भी इसे पसंद करने लगी। वर्षा ने इसे अपने घर वालों से भी मिलवाया। सब कुछ ठीक चल रहा था। धीरे धीरे धर्मेंद्र को पता चला कि वर्षा एक खुले विचारों वाली लड़की है। उसके कई सारे मेल फ्रेंड्स थे, जिनसे वो हंसकर बात करती थी, मजाक करती थी, उनके साथ घूमती थी। कई रात तो ये घर से बाहर रहती थी। वैसे वर्षा धर्मेंद्र के आवास में आती रहती थी और 2-4 दिन तक तो उसके साथ रुकती भी थी। धर्मेंद्र को एहसास हुआ कि वर्षा का जिमी के साथ कुछ तो चल रहा है। इस बात को लेकर धर्मेंद्र और वर्षा में बहस होती है कि या तो तुम मेरे साथ रहो या फिर चली जाओ। धीरे धीरे धर्मेंद्र वर्षा से मिलना जुलना कम कर देता है, दूरी बनाने लगा। लेकिन ये चीज वर्षा को अच्छी नहीं लगती है। ये धर्मेंद्र को खोना नहीं चाहती थी। वैसे कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार धर्मेंद्र शादीशुदा था, इसके 2 बच्चे भी थे। इसका परिवार बिहार के भोजपुर में रहता था। जब ये वर्षा से दूरी बनाने लगा तो वर्षा ने इसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वर्षा के फोन में इसके और धर्मेंद्र के कुछ आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस थे। वर्षा धमकी देने लगी कि अगर दूरी बनाए तो तुम्हारे घर वालों को ये सब कुछ सेंड कर देगी। ये इसे इसके घर पर भी जाने नहीं देती थी। जैसा कि शहर के एसपी ने मीडिया से कहा, जैसा धर्मेंद्र ने बयान दिया कि वर्षा ने इसे पैसे भी अटने शुरू कर दिए थे। लगभग 40,000 रुपए ब्लैकमेल करके धर्मेंद्र से ले लिए। इससे धर्मेंद्र परेशान होने लगा। फिर इसने कत्ल की प्लानिंग की। अगर ये चाहता तो ऑफिशियली कंप्लेंट करके एक्शन ले सकता था,
लेकिन इसने अपनी वर्दी को साइड करके कानून अपने हाथ में लिया। पहले इसने ड्यूटी से छुट्टी लेने की अर्जी लगाई। छुट्टी वाले दिन से 2 दिन पहले यानी 12 नवंबर को सारा कांड होता है। चूंकि वर्षा धर्मेंद्र के आवास पर भी रुकती रहती थी तो उसके कई सारे सामान, कपड़े वगैरह भी रखे हुए थे। बोरे में शव को पैक करने के बाद धर्मेंद्र ने उन्हीं तरह के 2 बोरे में वर्षा के सामान वगैरह भी पैक कर दिए। फिर एक वॉचमैन के साथ उन दोनों बोरों को ले जाकर स्वर्ण रेखा नदी में फेंक देता है। बोला कि ये कुछ पूजा के सामान रखे हुए थे घर में, खराब हो रहे थे। ये करने के बाद जब धर्मेंद्र वर्षा के शव वाले बोरे को फेंकने के लिए गया तो उसके पड़ोसी ने इसे जाते हुए देख लिया। जब ये वापस आता है तो पड़ोसी से पूछते हैं कि क्या लेकर जा रहे थे इतनी रात में। धर्मेंद्र ने कहा कि पूजा का कुछ सामान था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वर्षा की छोटी बहन ने पुलिस को बयान दिया कि एक दिन वर्षा ने धर्मेंद्र को कुछ पैसे दिए थे। बहन के परिचित महिला रत्ना ने वर्षा से पूछा कि इतने पैसे क्यों दिए। तब वर्षा ने रत्ना को बताया कि धर्मेंद्र सिंह उसकी दोस्ती का फायदा उठा रहा है, धोखे से कुछ आपत्तिजनक फोटोज ले लिए, उसी को लेकर परेशान कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, धमकी भी देता है कि घर वालों को फॉरवर्ड कर दूंगा। धर्मेंद्र खुद को अविवाहित बताता था और एक अच्छी लड़की की तलाश करने को कहता था। बहन का यह भी कहना था कि मामले में पुलिस को धर्मेंद्र ने कई सारी बातें नहीं बताई, बहुत चीजें छिपा रहा है और गुमराह कर रहा है। जब 12 नवंबर को वर्षा नहीं लौटी तो बहन ने धर्मेंद्र को कॉल किया था, लेकिन उसने वर्षा के साथ होने से सरासर मना कर दिया था। आगे जब पुलिस ने धर्मेंद्र से वर्षा के फोन के बारे में पूछा जिसमें वो सारी फोटोज और वीडियोस थीं, इसने कहा कि उन फोटोज और वीडियोस को डिलीट करके फोन तोड़कर नाले में फेंक दिया। वर्षा के घर वाले ये मानने को तैयार नहीं है कि इनकी बेटी किसी को ऐसे ब्लैकमेल कर सकती है। धर्मेंद्र के आवास की छानबीन में उन तरह की बोरियां बरामद हुई जिस तरह की बोरी में वर्षा का शव मिला था। एसपी ने बताया कि वर्षा पटेल का फोन, वो प्लास्टिक की बोरियां, शव को ढोने में यूज किया गया वो बाइक, सब कुछ बरामद हो चुका है। आगे धर्मेंद्र के ऊपर चार्जशीट फाइल करके सेशन कोर्ट में मुकदमा शुरू होता है। 9 लोगों ने केस में अपनी गवाही दी। 12 नवंबर 2021 को सारी घटना हुई थी। 26 फरवरी 2023 को कोर्ट ने धर्मेंद्र को वर्षा के कत्ल का दोषी ठहराया। फिर 28 फरवरी को इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई, साथ में 30,000 रुपए का जुर्माना भी लगा। आईपीसी की धारा 201 के तहत कत्ल का सबूत मिटाने के लिए 7 साल की सश्रम जेल और 20,000 रुपए का जुर्माना लगा। सारी सजाएं साथ में चलेंगी। फिलहाल धर्मेंद्र कुमार जेल में अपनी सजा काट रहा है। इसके वकील ने कहा कि हाईकोर्ट में फैसले को चैलेंज करेंगे। तो कहानी को यहीं पर खत्म करते हैं और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।